आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बजट के बाद वजीर आजम ने एमएसएमई सेक्टर पर वेबिनार से खिताब करते हुए कहा, हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया। आज दुनिया का हर एक भारत के साथ अपनी इक़्तिसादी शराकत दारी को करना चाहता है मजबूत। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने मुल्क के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक के ट्रायल को दिखाई हरी झंडी। कहा, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों से आलूदगी में आएगी कमी। पंजाब में अपने मुतालबात के लिए एहतिजाज करने वाली किसानों और वजीर आला भगवंत मान के दरमियान कशीदगी में हुआ इजाफा। भगवंत मान ने कहा, धरना रियासत बनता जा रहा है पंजाब। मेरी नर्म दिली को ये न समझें कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप के रुकन असेंबली और महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर धनंजय मुंडे ने सरपंच कत्ल केस मामले में दिया इस्तीफा। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा कबूल करके गवर्नर को भेजा मंजूरी के लिए। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत। ट्रेव्स हेड और साथ में कूपर कोनोलू की सूरत में लगे शुरुआती झटके। और आइए नाज़रीन, अब खबरनामे पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में शिरकत की। ये वेबिनार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किया गया, जिसमें एमएसएमई सरमायाकारी और कारोबारी करने में आसानी पर तवज्जो दी गई है। इस दौरान वजीर आजम ने पॉलिसी पर अमल दरामद, सरमायाकारी में सहूलत और टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में की गई मुसलसल इस्लाहात के असरात मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बरामदात पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। आसान कर्ज की सहूलत और साथ में कंपाइलेंस की कमी ने मुल्क में कारोबार और रोजगार का माहौल पैदा किया है। आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स, अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। वजीर आजम ने बजट में उठाए गए तब्दीली के इक़दामात के मौसर निफाज को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रिवायती दस्तकारी को तहकीक और जिद्दत के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए तो मुल्क आलमी चैंपियन बन सकता है। वजीर आजम ने कहा कि भारत अदम इस्तेहकाम से गुजर रही दुनिया में तरक्की का मरकज बना हुआ है। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ
इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली में टाटा मोटर्स के जरिए तैयार करदा भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई। इस वक्त भारत में हर साल 22 लाख करोड़ टन फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होने के साथ साथ ये इससे आलूदगी में भी इजाफा होता है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी से न सिर्फ फॉसिल फ्यूल पर हमारा इन्हिसार कम होगा, बल्कि आलूदगी से भी निजात मिलेगी और ग्रीन एनर्जी को फरोग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एसपी लीडर अबू आसिम आज़मी मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने पर मुश्किल में फंस गए हैं। उनके इस बयान की हर तरफ मजम्मत हो रही है और सियासी बाजार भी गर्म हो गया है। अबू आज़मी अपने मुतनाज़ रिमार्क्स के बाद कानूनी जांच की जद में आ गए हैं। औरंगजेब को एक मौसर मुनज़्ज़म बताते हुए आज़मी ने कहा था कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर बनवाए। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश महास्के ने मुख्तलिफ दफात के तहत थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में आज़मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अबू आज़मी पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम है और उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। शिवसेना शिंदे धड़े के एकनाथ शिंदे ने आज़मी के खिलाफ कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई हैं, जिनमें एक मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शामिल है। इसके साथ ही अबू आज़मी के मुतनाज़ रिमार्क्स पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी आज़मी के रिमार्क्स की मजम्मत की और इसे कौमी विरसों की तौहीन करार दिया। इस दौरान बीजेपी लीडर प्रदीप भंडारी ने भी अबू आज़मी को निशाना बनाया। ये अबू आज़मी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आज़मी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। देखिए, हर इंडी अलायंस का नेता अबू आज़मी हो, वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती है। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम आज़मी के औरंगजेब से मुताल्लिक़ तबसरे के बाद हुक्मरान पार्टी के अरकान असेंबली में नाराजगी देखी गई। महाराष्ट्र असेंबली में गर्मा गर्म बहस के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। क़ब्ल अबू आसिम आज़मी के तबसरे से हुक्मरान पार्टी के अरकान असेंबली में गमो गुस्सा पैदा हुआ, जिससे कार्रवाई में खलल पैदा हुआ। ऐवान की कार्रवाई को 3 बार चंद मिनटों के लिए मुलतवी करना पड़ा। क़ब्ल महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐवान में कहा कि औरंगजेब एक कातिल था और एसपी लीडर का ये तबसरा काबिल मजम्मत है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने एसपी एमएलए अबू आसिम आज़मी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की जहनियत मुल्क दुश्मन है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी लीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने संस्कृत को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने महाराष्ट्र में एसपी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी के औरंगजेब के बयान पर इंडी इत्तेहाद को निशाना बनाया है। तरुण चुग ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर गैर इंसानी जुल्म उठाए और वोट बैंक की सियासत की वजह से इंडी इत्तेहाद के रहनुमा उनकी तारीफ कर रहे हैं। चुग ने इसे बदकिस्मती से ताबीर किया।
हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के, आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, कभी खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान, कभी संस्कृति का अपमान, कभी देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब से मुताल्लिक अपने मुतनाज़ बयान पर तनाज़ात के शिकार महाराष्ट्र के समाजवादी रहनुमा अबू आसिम आज़मी अब अपने बयान से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रहनुमा धनंजय मुंडे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ये इत्तला दी। धनंजय मुंडे के पीए प्रशांत जोशी वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें मुंडे का इस्तीफा सौंपा। फडणवीस ने कहा कि मुंडे ने मुझे अपना इस्तीफा भेजा है, जिसे मैंने कबूल करके गवर्नर को भेज दिया है। मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। दरअसल महाराष्ट्र की महायुति हुकूमत में वजीर रहने वाले धनंजय मुंडे तनाज़ात में घिरे हुए थे। अपनी चार्जशीट में एसआईटी ने मुंडे के करीबी साथी वाल्मीकि कराड़ को सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड के तौर पर नामजद किया था, जिसने बैड जिला में जबरी वसूली की मुखालफत की थी। इससे कबल देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को खत लिखकर कहा था कि धनंजय मुंडे को वजीर के ओहदे से इस्तीफा देना होगा। धनंजय मुंडे के करीबी साथी वाल्मीकि कराड़ और उनके 6 साथियों को महाराष्ट्र पुलिस ने इस साल जनवरी में मकूका के तहत गिरफ्तार किया था। पंजाब में अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले किसानों और वजीर आला भगवंत मान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। पीर को मीटिंग के दौरान किसानों और वजीर आला भगवंत मान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। इसके बाद वजीर आला यूनाइटेड किसान मोर्चा के लीडरों के साथ मीटिंग को दरमियान में छोड़कर बाहर चले गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से बुलाई गई मीटिंग का मकसद किसान यूनियनों के साथ मसाइल को हल करना और उन्हें 5 मार्च को अपना तयशुदा एहतजाज मनसूख करने पर आमादा करना था, लेकिन हुकूमत के सरबराह खुद इजलास छोड़कर चले गए। यही नहीं, पुलिस ने रियासत भर में देर रात किसानों के घरों पर छापे मारे और कई किसानों को हिरासत में ले लिया। इस मामले पर किसान लीडर बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि वो किसानों के मसाइल पर कई बड़े लीडरों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई वजीर आला नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चला गया हो। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत में हर साल 45 मिलियन मीट्रिक टन कचरे को रिसाइकिल करने की सलाहियत है। जयपुर में 12वीं इलाकाई 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम बराए एशिया और पैसिफिक में खिताब करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मिशन को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है।
कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुनिया भर के शुरा को सर्कुलर इकोनॉमी को फरोग देने के लिए भारत के इकदाम के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि 10 बेस्ट कैटेगरीज में सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए फ्रेमवर्क बनाने का अमल जारी है। मुल्क में रिसाइकलिंग की सनत तेजी से तरक्की कर रही है, मुलाजमतें पैदा कर रही है और मुल्क की मईशत को फरोग दे रही है। Circular economy action plans for 10 waste categories have been finalized, for which regulatory and implementation framework is under progress. India is already notified various waste management and extended producer responsibility rules in certain sectors, such as plastic waste management rules, e-waste management rules, construction and demolition waste management rules, and metals recycling policy, among others. A robust recycling industry is developing fast in the country, which would contribute significantly to the economy and employment generation. इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी हो गई है। आज समाअत के दौरान दोनों फरीकैन ने अदालत से वक्त मांगा, जिसके बाद इस केस की समाअत 10 मार्च तक टल गई। 28 फरवरी को हुई समाअत में अदालत ने सिर्फ मस्जिद के अहाते की सफाई की इजाजत दी थी। केस की समाअत करने वाली बेंच ने मस्जिद कमेटी को तहरीरी तौर पर अपना एतराज दाखिल करने के लिए आज का वक्त दिया था। हिंदू फरीक के मुतालबे के मुताबिक अदालत ने आज इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हिंदू फरीक की तरफ से कहा गया कि मरम्मत और पेंटिंग से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। इससे कबल मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करके मस्जिद को पेंट करने की इजाज़त मांगी थी। अब इस केस की समाअत 10 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम तबसरा करते हुए कहा कि किसी को मियाँ तियाँ या पाकिस्तानी कहना गलत हो सकता है, लेकिन ये मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने जैसा जुर्म नहीं है। जस्टिस BV नागरथना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक सरकारी मुलाजिम को पाकिस्तानी कहने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा खारिज करते हुए ये तबसरा किया। इस मामले में शिकायत एक उर्दू मुतरज्जिम और एक कायम मुकाम क्लर्क ने दर्ज कराई थी। शिकायत कुरंदा के मुताबिक जब वो अपने हक़ी मालूमात यानी RTI की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने के लिए मुल्जिम से मिलने गया तो मुल्जिम ने उसके मजहब का हवाला देते हुए उसके साथ बदतमीजी की। मुख्तलिफ दफात के तहत मुल्जिम को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुल्जिम ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ IPC 353 के तहत मुकदमा नहीं चलता। मुल्जिम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अमन खराब हो, इसलिए उसके खिलाफ IPC की दफा 504 के तहत कोई मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने 28 फरवरी को माड़ा में बर्फानी तोदा गिरने के हादसे की मजिस्ट्रेट तहकीकात का हुक्म दिया है। जोशीमठ के SDM को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है। बर्फानी तोदे में फंसे 54 मजदूरों में से 40 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया और 8 मजदूर दम तोड़ गए। ITBP और फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। और उत्तर प्रदेश असेंबली में आज की कार्रवाई शुरू होने से कबल ही स्पीकर सतीश महाना ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। दरअसल एक MLA ने असेंबली की इमारत में पान मसाला खाया और थूक दिया। इस पर ऐवान के वक़ार और सफाई को बरकरार रखने के अज़्म को दोहराते हुए असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने इस बेज़ाब्तगी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने फौरी तौर पर जगह की सफाई कराई और इस रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि इस बेराह रवी का वीडियो दस्तयाब है, लेकिन इसका मकसद किसी भी रुकन की सरेआम तजलील करना नहीं था। चेयरमैन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जिसने ये किया है वो खुद सामने आए और इसे कबूल करे, वरना उसे बुलाना पड़ेगा। उन्होंने ऐवान में इस मसले पर दोबारा जोर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली रियासत के 25 करोड़ शहरियों के एहतराम और वक़ार की अलामत है। इसकी सफाई और वक़ार को बरकरार रखना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लोकसभा रुकन बेजन पांडा की सदारत में लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी 6 मार्च और 7 मार्च 2025 को इनकम टैक्स बिल 2025 की जांच करेगी। बताया गया है कि नए इनकम टैक्स पर पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी का इजलास
6 और 7 मार्च को होगा। 6 मार्च को सेलेक्ट कमेटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और अर्नेस्ट एंड यंग E&Y को बुलाया है। कमेटी ICAI और EY के नुमाइंदों के जुबानी सबूत रिकॉर्ड करेगी। और मुल्क में खवातीन तेजी से कारोबार और दीगर जरूरियात के लिए कर्ज ले रही हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन कर्ज लेने वालों की तादाद में साल ब साल 42% इजाफा हुआ है। ये आददशुमार कर्ज लेने वालों से बिल्डरों तक हिंदुस्तान की माली तरक्की की कहानी में खवातीन का किरदार रिपोर्ट में सामने आई है। नीति आयोग के मुताबिक 2019 से 2024 तक कारोबारी कर्जों में खवातीन का हिस्सा 14% और सोने के कर्जों में 6% बढ़ा है। दिसंबर 2024 तक कुल कारोबारी कर्ज लेने वालों में खवातीन का हिस्सा 35% तक पहुंच गया है। इनमें छोटे शहरों और देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का हिस्सा 60% रहा। और मुल्क में फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी के लिए मसनूई ज़हानत AI की ज़रूरत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस मौजू पर बात करने के लिए नई दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में 16वें जम्बू मुजुमदार बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इनेकाद सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ ने किया था और इसका मौजू था एरो स्पेस पावर की बदलती हुई हिकमत अमली। इसका इफ्तिताह फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया। इस प्रोग्राम का मकसद दिफा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जमा करना और मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करना था। सेमिनार में AI से मुताल्लिक़ कई अहम मसाइल और फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग, खलाई दिफाई निज़ाम और नए लड़ाका तैयारे जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 3 किताबों का इजरा भी किया। The management of airspace, along with the unmanned vehicles, low-flying helicopters, and so on in urban areas, is going to be a big challenge. It is going to be a little beyond normal human capabilities to organize this airspace in urban areas during peacetime. Here is where AI-based technologies need to come in quickly to carry out airspace management. आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से बरतानिया और आयरलैंड के दौरे पर होंगे। वजीर खारजा अपने दौरे के पहले मरहले में आज बरतानिया पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर कई दीगर मौज़ूज़ीन से मुलाकात के अलावा अपने UK हम-मनसब खारजा सेक्रेटरी डेविड लेमी के साथ बातचीत करेंगे। वज़ारत खारजा के मुताबिक हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, सलामती, तिजारत, मईशत, सेहत, तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में वो 6 मार्च को आयरलैंड पहुंचेंगे। दौराए आयरलैंड के दौरान वो अपने हम-मनसब साइमन हैरिस से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो कई और लीडरों से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा भारतीय कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी। भारत और आयरलैंड के दरमियान मुश्तरका जमहूरी अक़दार, सकाफ़ती ताल्लुकात और बढ़ती हुई इक़्तिसादी ज़रूरियात पर मबनी दोस्ताना बाहमी ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा बरतानिया और आयरलैंड के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात को नई तहरीक देगा। दुबई में जारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहली सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा इत्तला मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना लिए हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे कूपर केनले ने बगैर रन बनाए पाविलियन लौट गए। केनले को मोहम्मद शमी ने विकेट के पीछे के एल राहुल के हाथों कैच करवाया। वहीं ट्रेविस हेड को कॉर्न चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई। हेड 39 रन बनाकर और आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम का तीसरा विकेट मारने से लावोशेन के तौर पर गिरा, जिन्हें रविंद्र जडेजा ने 29 रन पर आउट कर दिया। भारतीय टीम में इस मुकाबले में कोई तब्दीली नहीं हुई। पोप फ्रांसिस की सेहत के बारे में वेटिकन ने एक बयान में कहा कि वो दोहरे निमोनिया में मुब्तला हैं। वेटिकन ने कहा कि सांस लेने में वक्त की वजह से उन्हें पैर को वेंटिलेशन पर रखा गया है। और साथ में आपको बता दें कि वेटिकन ने कहा कि पोप फ्रांसिस अभी मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर नहीं है। काबिल जिक्र है कि पोप फ्रांसिस 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से रोम के जैमिली अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उन्हें 14 फरवरी को सांस में शदीद इन्फेक्शन की वजह से दाखिल कराया गया था।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।